श्रोताओं, बवासीर को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, बहुत सारे लोग छुपाए भी रहते हैं। बवासीर किस उम्र के लोगों को हो जाती है, क्यों हो जाती है, उसका कारण क्या है, किस रूप में प्रकट होती है और कैसे बचा जा सकता है उससे, क्या करें हम कि उससे ये पनपने न पाए हमारे शरीर में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी जी को। त्रिपाठी जी, आकाशवाणी परिवार की तरफ से, हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम अयोध्या, आकाशवाणी परिवार को प्रणाम और आप सभी का स्वस्थ दीर्घायु जीवन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। धन्यवाद। सर, बवासीर क्या है जो इसको लेकर चर्चा में रहता है, तो दो चीज़ों पर सबसे पहले प्रकाश डालिए कि क्या है और किन उम्र के लोगों में होने की संभावना रहती है। जी, आजकल आप देख रहे हैं कि ये वस्तुतः बहुत कम शब्दों में अगर कहें तो ये आधुनिक जीवन शैली का एक ऐसा विकार है जो हर घर में और ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है। जी। और उम्र के लिहाज से देखें तो अभी तो बच्चों में भी ये मिल रहा है, बच्चों में भी मिलने लगा। पहले तो बड़े उम्र के ही लोगों में पाया जाता था। जी। अब मूल कारण अगर इसको देखा जाए और एक शब्द में परिभाषित किया जाए तो इसका कारण है कब्ज। पाचन तंत्र की गड़बड़ी से जो रक्त नलिकाएं हैं जो हृदय की तरफ ले जाती हैं, शरीर में वापस ले जाती हैं रक्त को वापस ले जाने वाली नलिकाएं, उनको शिरा बोलते हैं। जी, वेन्स, यानी शिराएं जो हैं, शिराओं में सूजन आ जाती है या फूल जाती हैं और बढ़ जाती हैं, परमानेंटली बढ़ जाती हैं। जी। तो एक गांठ जैसी संरचना बन जाती है, वहां पर ब्लड इकट्ठा होने लगता है। ये उसकी बेसिक पैथोलॉजी है। जी। और इसका मूल कारण है कब्ज। काफी लंबे समय से पाचन तंत्र में गड़बड़ी रही है और कॉन्स्टिपेशन रहा है, तो बाद में आपको देखने को मिलता है कई वर्षों के बाद कि आपको पाइल्स के रूप में, अंग्रेजी में इसको पाइल्स या हिमोरॉइड बोलते हैं। अच्छा, पाइल्स बोलते हैं ज्यादातर लोग, पाइल्स या हिमोरॉइड मेडिकल में, और सामान्य उसमें भाषा में बवासीर ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग बोलते हैं, ज्यादातर पाइल्स ही प्रयोग होता है। यानी जब कब्ज का प्रारंभ होगा तो उस समय से पाइल्स होने का यानी बवासीर होने का डर संकेत है। ये संकेत है कि भविष्य में आपको होना है अगर इसको आप अनुचारित रखते हैं तो। उपेंद्र जी, क्या बच्चों में भी कब्ज पाया जाने लगा है? हाँ, बच्चों में कह सकते हैं, ठीक बहुत कम बच्चों में, लेकिन 12-15 साल की उम्र के बच्चों में आजकल देखने को मिल रहा है कि क्योंकि हम लोग देखते हैं बच्चों में पानी पीने की प्रवृत्ति कम है। जी। तो इसलिए भी उनमें अपाचन अगर अच्छा नहीं, जंक फूड का भोजन कर रहे हैं। हमने कहा ना पहले कि आधुनिक जीवन शैली का ये विकार है। ये आधुनिक जीवन शैली का विकार, ये रोग ही है। जी। और इसीलिए आप देखें कि कई बार कई सारे चिकित्सकों का आप लोग लीफलेट पंपलेट देखते होंगे, 100% गारंटी कभी संभव ही नहीं है। जो जीवन शैली का रोग है वो जीवन शैली में जब तक स्वस्थ सुधार नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएगा। यानी दवाओं से क्योर नहीं होता है, बल्कि जीवन शैली में अपने सुधार से ही वो क्योर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अब हम लोग जो मूल चर्चा करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि इसका बेसिक कारण जो है वो कब्ज है। कब्ज का कारण क्या है? अब ये जीवन शैली तो है ही है। क्या खान पान भी उसका कारण? बिल्कुल। मैं आपको बहुत संक्षेप में पूरे रोग की पैथोलॉजी एक बार समझा। जरूर। मुझे लगता है ज्यादा श्रोताओं को क्लियर हो जाएगा और समझना आसान हो जाएगा कि हमको इसको ठीक कैसे करना। बिल्कुल सही। जी, देखिए, हम लोग जब जो भी भोजन करते हैं वो 2 से 4 घंटे में पच जाना चाहिए। बिल्कुल। अब हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि हम बैठे बैठे रहते हैं या कोई श्रम नहीं कर रहे हैं और भोजन भी अनियमित समय पे कर रहे हैं। जी। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे कि वो भोजन हमारी आंतों में बहुत देर तक रुका रहता है। जब आंतों में देर तक भोजन रुका रहेगा तो आंतें क्या करती हैं, पानी को वापस सोखना शुरू कर देती हैं। जी। अब जो इससे मल बन रहा है, यानी पाचन की क्रिया की गड़बड़ी शुरू हुई, जो मल बन रहा है वो कड़ा होने लगता है। हम पानी कम पी रहे हैं साथ में, तो पानी को बैलेंस करने के लिए शरीर वापस भी पानी लेता रहता है। एक प्रक्रिया ये है। दूसरा, पाचन में महत्वपूर्ण रोल है लीवर का, जिसको हम लोग अक्सर इग्नोर करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान भी। जी। तो लीवर जो है, अगर लीवर हमारा सही काम कर रहा है, उसमें कोई बीमारी नहीं, कोई संक्रमण नहीं, जैसे लीवर सिरोसिस अगर किसी को कई सारे केसेस में आता है जो एल्कोहलिक है या वायरल है, तो उन लोगों में ये संभावना बढ़ जाती है कि उनका डाइजेशन गड़बड़ रहता है। तो प्राइमरी सिम्टम के तौर पे आता है पेट साफ नहीं हो रहा है, एक शिकायत आती है पेट साफ नहीं हो रहा है। और दूसरा ये गुदा द्वार के आसपास ही की गुच्छे वेन्स होते हैं, गुदा द्वार जहाँ पर ये प्रॉब्लम पाई जाती है, वहाँ गुच्छे होते हैं वेन्स के बहुत सारे। तो उनमें किसी एक शिरा में सूजन आ गई या एक से अधिक शिरा में सूजन आ गई, तो वो सूजन वहाँ पर ही क्यों आती है, ये प्रश्न उठना चाहिए। बिल्कुल। कारण उसका ये है कि हमारे शरीर से ज्यादातर रक्त कोशिकाओं को रक्त ले जाने वाली नलिकाएं डायरेक्ट इंफीरियर वेना के बाद जो सबसे बड़ी शिरा होती है उसमें ब्लड को डालती है। लेकिन इंटेस्टाइनल रीजन का, यानी हमारी आंत
रक्तों का जो ब्लड है वो लीवर के रास्ते होके पोर्टल सिस्टम के द्वारा होके जाता है उस बड़ी नली में जी। तो एक बाईपास यहाँ पर बन गया जी, एक अवरोध बना हुआ है, यानी इससे होकर ही जाना है। अब अगर ये सेंटर आपका ठीक काम कर रहा है, यानी लीवर आपका ठीक काम कर रहा है, तब तो ये आपकी प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। हाँ। लेकिन अगर लीवर भी गड़बड़ है और हमारी लाइफस्टाइल भी गड़बड़ है, शरीर का सारा दारोमदार आपके पाचन वाला, जिसको रिसेप्शन भी बोलते हैं, हाँ। दवा खाएंगे तो, गुस्सा पिएंगे तो, पानी पिएंगे तो, सब कुछ, गुस्सा इन द सेंस मानसिक तनाव भी हमारा, जीवन शैली का जो मैंने बोला, वो सारा का सारा आपका प्रभाव इस पर डालता है। और इसीलिए चूंकि हम बैठे हुए हैं, डिपेंडेंट पार्ट है हमारा, तो वहां पर चूंकि एक बाईपास होके जाना है, तो वहां पर ब्लड के रुकने की संभावना बढ़ जाती है। और ये 10-15 साल, अगर 5-7 साल अगर ऐसा ही रहा कि कब्ज, पेट साफ नहीं और हम इसको इग्नोर करते रहे, तो अमूमन ये आता है जो इलास्टिसिटी है, यानी जो लचीलापन है शिराओं का, वो परमानेंट हो जाता है। अच्छा, कड़ा। और फिर वहां पर किसी एक हिस्से में कोई सूजन आ जाती है, ब्लड वहां रुकने लगता है जी, और इसी को हम बवासीर कहते हैं। अच्छा, तो ये तो आपने वो चीज़ें बताई कि किस तरह से बवासीर कब्ज कैसे बनता है और कब्ज होने के बाद कैसे बवासीर का यानी पाइल्स का स्वरूप प्रकट होता है। लक्षण कैसे, किस रूप में प्रकट होता है, क्या क्या कठिनाई आती है, क्या बवासीर यानी पाइल्स कई तरह की है जी, किस तरह के पाइल्स को लोग फेस कर रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात आपने इसमें रखी कि किस तरह से है। अब जब हम ये समझ गए कि शिराओं में सूजन आ रही है और गुदाद्वार के आसपास, तो किस रीजन में सूजन आ रही इस पर डिपेंड होता है किस तरह का है जी। जैसे अगर गुदाद्वार में निचली कोशिकाओं में, निचली शिराओं में सूजन आती है, तो वो बाहर की तरफ सूजन उसकी फैलेगी, मतलब होती है। हाँ, तो वो स्किन के साथ कवरिंग में आती है, तो आप देखेंगे गुच्छे जो है बाहर 1-2 मस्से दाएं या बाएं की तरफ बन जाते हैं, पेरिएनल रीजन यानी एनस के आसपास बनते हैं। और अगर थोड़ा सा ऊपर के हिस्से में सूजन आती है, शिराओं में सूजन आ गई, तो वो अंदर ही आंत के अंदर की तरफ उसकी सूजन बढ़ेगी। तो आंतों के अंदर की तरफ जब सूजन बढ़ती है और दस्त के लिए जब पाखाना कड़ा होगा, तो वो उसको हल्का सा घर्षण के कारण छील देता है। इसलिए आप देखेंगे उसको बोलते हैं इंटरनल पाइल्स, और इसको बोलेंगे जो बाहर लटका हुआ एक्सटर्नल पाइल्स। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा जाता है कि मिक्स टाइप का, एक तीसरे प्रकार का, जिसमें दोनों तरह की संरचनाएं, दोनों तरह के सूजन आ सकती है, यानी अंदर की तरफ, ऊपर की बाएं, हाँ, ऊपर और नीचे दोनों की शिराओं में सूजन आई, तो अंदर और बाहर दोनों को मिला करके। अब खूनी बवासीर में दर्द नहीं होगा, लेकिन आप लक्षण पहचानेंगे तो जब लैट्रिन आ रही है नीचे की तरफ, तो कई बार ऐसा होता है पहले ही खून टप गया, टप 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 टप। कई बार लैट्रिन के साथ में एक पट्टी सी लगी हुई आती है, और कई बार बाद में आता है। तो ये उसकी पोजीशन पे होती है। पोजीशन हम देखते हैं जब जांच होती है, प्रोक्टोस्कोपी की जांच होती है, एनल रीजन को फैला कर देखा जाता है जी। तो उसमें 3 बजे गाड़ी की सुइयों की जो पोजीशन है, 3 बजे की, 7 बजे की और 11 बजे की जी। ऐसा एक पोजीशन वहाँ पर देखने को इंटरनली महसूस की जा सकती है या देखी जा सकती है जी। अब लक्षणों में जब आया जैसे अंदर चूंकि खून आ रहा है, तो उसमें दर्द नहीं होगी, लेकिन जब क्रॉनिक केस हो जाता है, तो उसमें भी आपको दर्द और लैट्रिन के बाद देर तक जलन, ये लक्षण महत्वपूर्ण रहता है। ऐसे ही बादी पाइल्स जो दूसरी प्रकार की, जिसको हम एक्सटर्नल बोल रहे थे, पाइल्स, जिसको बादी, इसमें खून नहीं बहता है, लेकिन दर्द और सूजन चूंकि बहुत ज़्यादा होती है, तो पाखाने में दर्द, ये कॉमन सिम्टम सभी परिचित हैं जी। और कब्ज के साथ, तो ये बेसिकली इस चीज़ को हमने बवासीर के रूप में लिया। अब इसी से हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इसको ठीक कैसे करें जी। जब आप उपचार की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए अपने यहाँ कई तरह की पैथियाँ हैं जी। एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथ भी है, और सभी पैथियों का अपना अपना तरीका है रोगों को ठीक करने का जी। मैंने हमारी जो होम्योपैथी है वो कितना सक्सेस होती है इसमें, किस तरह से आप उनको उपचारित करते हैं कि मरीज आपका स्वस्थ रहे? देखिए, चिकित्सक का एक मूलभूत दायित्व है अपने रोगी के रोग को समझते हुए और उसको, उसके रोग को ठीक करने के लिए दवा की आवश्यकता है या मैनेजमेंट पार्ट। अब चूंकि मैंने इसको बोला कि जीवन शैली से जुड़ा हुआ, बिल्कुल, तो किसी भी पद्धति का चिकित्सक होगा वो पहले आपको यही सलाह देगा कि आप अपनी जीवन शैली को सुधारिए, आपका भोजन कैसा हो। अब जैसे कब्ज पैदा हो रहा है, कब्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने, जब आपके भोजन का समय था, तो कभी दोपहर में खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं, कभी 3 बजे लंच खा रहे हैं, माने अनियमित भोजन लेने का समय। हाँ, ये भी एक कारण है, ये प्रमुख कारण है जी। और उसके बाद भोजन कैसा ले रहे हैं, तो हमको पानी पर्याप्त मात्रा में लेना है, और दूसरा जो भोजन ले रहे हैं उसमें रेशा है कि नहीं, मतलब रेशा, फाइबर्स, ये मूल चीज है जी। और सुपाच्य हो,
हम गरिष्ठ भोजन ही ना करें, हाँ। प्रकृति के अनुरूप भोजन करें, विपरीत भोजन न करें, विपरीत आहार न लें, तो ये बहुत प्रमुख कारण है जिससे कि हम कब्ज से बच सकते हैं और हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा, सुपाच्य होगा तो आंतें ठीक तरीके से काम कर पाएंगी। तो ये तो पहला कार्य है कि जो मेंटेनिंग कास्ट था उसको हटाना है। देन उसके बाद जो पैथोलॉजी डेवलप हुई है उसमें अकॉर्डिंग टू ये सर्जिकल बीमारी है जी। तो एलोपैथी में तो हम काम करेंगे तो अगर स्टेज है तो सर्जरी ही करना है। आयुर्वेद में भी अपने देखिए 6 सूत्र चिकित्सा बताई गई जी जी। और हमारे यहाँ होम्योपैथी में चूंकि हम मैनेज करते हैं केस को, प्रबंधन करते हैं तो अगर उस स्टेज में पहुंच गया है कि उसको काटना ही है तो बिल्कुल आप सर्जरी की सहायता ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक ऐसा स्कोप है, जैसे अगर क्रॉनिक फेज में गया तो एक संभावना फिशर की बार बार फिशर बनते रहना, और बाद में फिर वहां पर सपरेशन भी हो सकता है, और कई बार पस बनने लगा तो फिर भगंदर की प्रॉब्लम आती है, इसको नासूर बोलना बोलते हैं। फिशर एंड फिस्टुला ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। गैंग्रीन भी बन सकता है, खून का थक्का जम गया तो ब्लड में वापस जा सकता है वेन के रास्ते, क्योंकि वेन खून की नली में ही है, तो ये भी संभावना इसकी हो सकती। इससे बचने के लिए जरूरी है कि हमारे जब हम पाखाना कर रहे हो तो ज़्यादा जोर से ना करें, ताकत नहीं लगाएं, यानी जोर न लगाएं कि शौच हमें तुरंत हो जाए, शौच हमें तुरंत हो जाए, इस पर फोकस ना करें, लेकिन शौच सरलता से हो जाए इसका प्रयास अवश्य करना चाहिए। होम्योपैथी में कई सारी दवाइयाँ ऐसी हैं हमारे यहाँ, जैसे हम लोग सिम्टम्स के आधार पर जब पेशेंट आते हैं, एस्कुलस है, नक्सोमिका, सल्फर, हेमामेलिस, मेलिफोलियम, नेगोंडियम और ऐसी कई सारी दवाइयाँ जो सिम्टम्स के चिकित्सक उसको समझ पाता है, चिकित्सक कौन सी दवाई इनको देनी है, कौन सी पोटेंसी किस मात्रा में कितनी बार और किस कॉम्प्लिकेशन के साथ देनी है जी, तो उसको हम मैनेज करते हैं। जीवन शैली के रोग को क्योर करने की किसी भी प्रकार का दावा बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। समझ अभी इतनी सारी बातें हुई तो इससे क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आज हमने सर्जरी करके एक हिस्से को काट दिया, जो सूजा हुआ था काट दिया, शिराएं बहुत सारी हैं, भविष्य में हमारी जीवन शैली फिर वैसी रही, बिल्कुल तो हो सकता है दूसरी शिरा में सूजन आ जाए। इसलिए ज्यादा फोकस, दवाइयों से ज्यादा फोकस होना चाहिए, मूल की तरफ जाना चाहिए, हम परहेज करें, अपने आप को नियंत्रित करें, संयमित करें, ऐसे आहार की तरफ जाएं, पानी तरल पदार्थ इसमें ज़्यादा लेने। सर क्या नहीं लेना चाहिए हमें? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको नहीं लेना चाहिए, उसके लेने से भी ये समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जैसे आज आप देखें कि अब लोगों में चाय का पीना है, चाय पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट के, मुंह में कुछ ना कुछ हमेशा रहेगा जी। और अगर मुंह में कुछ रहेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके पास ये सेंसर तुरंत चालू हो जाता है कि कुछ आने वाला है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलर्ट मोड में आ जाता है। उसको हमेशा कब काम करना है ये नहीं, उसको लगता है हमेशा काम करना है जी। तो ये नहीं होना चाहिए। ये धीरे करके ये आपकी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ही डिस्टर्ब करने लगता है जी। तो हमारी पाचन क्रिया यहाँ से गड़बड़ होने लगती है। तो एक तो समय पर हमेशा मुंह में नहीं, समय पर खाएं। दूसरा ऐसा भोजन करें जो आसानी से पच सके जी। जैसे बहुत तला हुआ भोजन, तेल को बहुत देर तक हम पका देते हैं तो फिर हमारे लिए इनडाइजेस्टेबल हो जाता है। और बहुत ही मसालेदार और बहुत भून दिया किसी चीज़ को तो उसका पोषक तत्व भी खत्म हो गया, फिर तो वो हमारे जीभ के कुछ समय के स्वाद का है लेकिन उसमें पोषणता कुछ नहीं रह गई है। इसलिए हम उबला हुआ भोजन ले सकते हैं, कच्चे सलाद खा सकते हैं। कच्चा भोजन और पका हुआ भोजन, जैसे कच्चा सलाद, इसको आप भोजन के 1-2 घंटे पहले खाइए। हम लोग करते क्या है, भोजन के साथ खाते हैं सर। आजकल शादियों में आप देखिए, भोजन हमने किया, गर्म भोजन किया और उसके तुरंत बाद हम आइसक्रीम खाते हैं। ये विपरीत आहार है, विपरीत आहार। दूध या उसके बनी हुई चीज़ों के साथ नमक का परहेज किया गया है जी। लेकिन हम अक्सर अपने स्वाद के लिए उसमें कुछ चटपटा मिलाने के लिए नमकीन, मीठा सब मिक्स करते जा रहे हैं। यानी विपरीत आहार आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, ये भी किसका एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। और हम श्रोताओं से इस पर गुजारिश भी करेंगे कि वो इस बात को जाने कि विपरीत आहार क्या है, ये जानना चाहिए उनको। चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को जिनको कि ये समस्याएं हैं? श्रोताओं के लिए तो एक प्रमुख निवेदन है, किसी भी रोग में, बवासीर तो हमारी जीवन शैली का रोग है, जैसे डायबिटीज भी एक जीवन शैली का रोग है, ऐसे कई सारे रोग आजकल हमारे लाइफ स्टाइल में बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें कई बार केवल दावों पर जाकर दवा के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें रोग की प्रवृत्ति को आज की वार्ता से अगर समझ में आए तो हमें ये ज़्यादा केंद्रित होना चाहिए कि हमें रोग की प्रवृत्ति को समझकर स्वयं उसका निर्धारण करना चाहिए कि हमको ऐसे, अगर मुझे कारण पता है जी बिल्कुल, तो मुझे मेरा पहला दायित्व है मैं उस कारण का निवारण करूं।
तभी और हमारे में उसके सुधार बाद होगा। अगर कहीं कुछ कमी रह गई है तो दवाओं के हम माध्यम से योग्य अपने चिकित्सक से सलाह लें कि हमको कौन सी दवा कितने समय तक लेनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमने दवा से पर्चा लिखवा लिया डॉक्टर साहब से, अब वो सालों अब हम साल मेडिकल स्टोर से हम सालों साल खाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं किसी करना दवा की कब तक आवश्यकता है, उस दवा को उसी समय खाएं। इसलिए आपको चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही कोई दवा खानी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा आपने संदेश दिया कि कोई भी दवा बिना चिकित्सक के परामर्श के लंबे समय तक कभी भी नहीं लेना चाहिए, और अगर हम अपने आहार विहार को दुरुस्त करें तो इस बीमारी को हम नियंत्रण में रख सकते हैं। डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जी, आप आकाशवाणी की स्टूडियो आए और आपने इतनी सारी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आप सभी को प्रणाम, और आप सभी स्वस्थ रहें, कुशल मंगल से रहें। धन्यवाद। बवासीर कारण, लक्षण और उपचार, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर उपेंद्र मणि त्रिपाठी, और आपसे बातचीत की थी संजय धर द्विवेदी ने। आकाशवाणी फैजाबाद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।